Hello, good afternoon, everybody. How are you? Fine. पहले से बढ़िया हो, एकदम बढ़िया बने रहो, बढ़िया करते रहो, नया जरूर करना है, समझ रहे हो। थर्ड चैप्टर का टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो देर आर 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इज एटॉमिक रेडियाई, नंबर 2 इज आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 3 इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नंबर 4 इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो हम लोग मैंने लास्ट वीडियो डाला था एटॉमिक रेडियाई को लेकर के। आज हम लोग करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। चलो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों नाम एक ही जैसे। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एटम गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करें, इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू it's the energy required to removal of electron from isolated gaseous atom, कुछ बात समझ में आई? सिस्टम कैसा होना चाहिए हमारे पास? आइसोलेटेड। अब अगर हम बात करें इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालें, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास जो बोली जाएगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस। मान लीजिए इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमारे पास हो गया इस तरीके से। मान लीजिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में बोली जाएगी 4। समझ रहे हो? अब देखिए, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर डबल इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके रेस्पेक्ट में IE1, IE2, IE3, IE4। अगर एक तरह से देखें तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और कुछ को लगेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब से ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तो हम यहां से देखते हैं, समझ रहे हो? इसका ओरिजिन पॉइंट से देखते हैं। अब यहां पे हमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और यहां इस वाले में जो निकले वो 4 इलेक्ट्रॉन निकले। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी या 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? तो इसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ये होगी। बताओ, समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग करें, इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें, तो पीरियोडिक ट्रेंड में होता क्या है, लेफ्ट टू राइट चलने पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन अगर डाउन दी ग्रुप चलते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बट डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। पीरियोडिक ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, डाउन दी ग्रुप डिक्रीजेस, लेकिन इसमें रेगुलर कुछ भी नहीं होता। रेगुलर इन द सेंस कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होगी, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेस में इंक्रीज हो सके। मान लीजिए हम बोल रहे हैं डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होगी, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेस पे डिक्रीज करे। मतलब इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, वो एक बार देखते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टिपिकल होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती है। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हम करते हैं 2s1, 2s2, 2p1 एंड 2p2। लास्ट का आपने निकाल ही रखा है 1s2 वगैरह होता है। अब मान लीजिए लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज कर रही है, तो सबसे पहले कार्बन की होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। फिर किसकी होनी चाहिए थी? बोरॉन की। लेकिन अपने से एडजेसेंट एटम को देखते हैं, दोबारा से सुनिएगा, अपने से बगल वाले एटम को देखा जाता है, एडजेसेंट एटम को देखा जाता है। कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि आप उससे कंपैरिजन करो, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कंपैरिजन या तो बहुत बड़े से कर रहे हो या छोटे से कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हमेशा सिमिलर वे में की जाती है। तो देखो यहां पे जब इसका किया गया तो ये तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखोगे तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो होना चाहिए था इसका, लेकिन हो जाएगा बेरिलियम का। फिर क्या बचा हमारे पास? बोरॉन। फिर क्या हुआ? लिथियम। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी की। एक क्वेश्चन और लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ जाए, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? तो देखिए, इसका है 2p2, इसका होता है 2p3, इसका होता है 2p4, इसका होता है 2p5। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा रेगुलर ट्रेंड क्या है, तो देखिए रेगुलर ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इंक्रीज होनी चाहिए, ये तो हमारा रेगुलर ट्रेंड है। अब अगर इसमें देखा जाए तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो बगल से देखते हैं एक बार। अब फिर दोबारा आप इसकी कंपैरिजन इससे कराओ। अब ये यहाँ जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और उसका हाफ फील्ड कितना हो गया? 3। तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कौन सा आएगा हमारे पास? नाइट्रोजन के बाद क्या बचा? ऑक्सीजन के बाद क्या बचा? कार्बन। ये हमारे पास केस है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो कौन सा हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल का? फर्स्ट फैक्टर विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है
एडजेसेंट एटम से कंपैरिजन करानी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो स्टेबल, जैसे मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन है, आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट पहले नाइट्रोजन ही रख दिया, हमेशा एडजेसेंट एटम से करोगे, पीरियोडिक ट्रेंड को फॉलो करोगे। पीरियोडिक ट्रेंड कहता है लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसका दूसरा वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन, इसको बोलते हैं हम लोग एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए इसको हम साइज भी बोल सकते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आप इसको साइज बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1s 2s 3s 4s आ गई। अब साइज किसका बड़ा होगा? जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी होगी। तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी है तो साइज बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल है। तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो किसकी होगी? 1s1। ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके का एक केस लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास ये चीज है, तो यहां क्या हुआ? 2s1 2s2 2p1 एंड 2p2। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट के लिए रेगुलर ट्रेंड लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज करती है, तो सबसे पहले कार्बन हो गया। कार्बन के बाद होना चाहिए था बोरॉन, लेकिन है बेरिलियम। फिर क्या बचा? बोरॉन। फिर क्या बचा? लिथियम। ये हमारे पास है। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना यह है कि सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जितना पर भी कॉन्फ़िगरेशन है सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1s2, इसका 2s1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख रहे हैं, 2s2, और ये आ गया 2p1। अब देखिए यहां पे एक अदर फैक्टर काम कर गया, साइज का। लेफ्ट टू राइट चलने पे तो इंक्रीज होती है, लेकिन यहां पर साइज हो गया सबसे छोटा। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया है, तो सबसे पहले देंगे हम लोग लिथियम को प्रायोरिटी, क्योंकि यहां 1s1 है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने में वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज करता है। तो होना चाहिए था इसका, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल ज़्यादा है। किसका? बोरॉन का। तो हमारे पास आ गया बोरॉन। फिर क्या बचा? कार्बन। फिर क्या बचा? बेरिलियम। ये जो ऑर्डर है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लगाइए। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लगानी है आपको। तो देखो क्या होगा यहां पे, 1s1 1s2 2s1 2s1 है, ये 2s2 है, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ये आ गया यहां पे। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप उनमें 2 में जाने से पहले सबसे पहले जो साइज कम है जहां पे उसका लगाना है आपको। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी? 1s वालों की होगी। अब यहाँ ये फुली फिल्ड है, यहाँ ये हाफ फिल्ड है, तो पहले लो आप हीलियम को, हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आप लोग क्या जानते हो, लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज होती है। फिर क्या आ गया हमारे पास? नियॉन। नियॉन के बाद देखिए यहाँ पे कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के बाद आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन को चेक करिए, तो नाइट्रोजन आएगा क्योंकि हाफ फिल्ड है। फिर क्या रह गया आपके पास? ऑक्सीजन। फिर क्या रह गया? कार्बन।
अब आप इसमें दोनों में देखिए, इनमें दोनों में देखोगे तो ये इसका ज़्यादा है स्टेबल, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम। दैट विल बी द आंसर। तो कुछ बात समझ में आई आपको? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, उसके साथ आपको देखना है साइज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है हीलियम की, उसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत टिपिकल है क्योंकि सबसे छोटा साइज है। अब हम लोग सीखते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर 1 आता है रिएक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, वो कब की बात है? ग्रुप फर्स्ट की। लेकिन मान लीजिए अगर हम ग्रुप 17 में देखें तो यहां पर रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। ये किसकी बात बता रहा हूं मैं आपको? ग्रुप 17 की। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिथियम हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो यहाँ पे देखिए डाउन द ग्रुप चलने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो ये ऑर्डर होगा, जबकि ग्रुप 17 में फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से बता सकते हैं हम लोग कौन सा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका ये है रिएक्टिविटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सेकंड वाला केस लेते हैं, मेटेलिक करेक्टर। दूसरा वाला केस है हमारे पास मेटेलिक करेक्टर। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, मेटेलिक करेक्टर और मेटेलिक स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेटेलिक करेक्टर और मेटेलिक स्ट्रेंथ दोनों अलग हैं। मेटेलिक करेक्टर मतलब मेटल का करेक्टर क्या है, मेटल की स्ट्रेंथ मींस हार्डनेस कितनी है, दोनों अलग बातें हैं। तो मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा, तो इसका है। ये मोस्ट मेटल है, ये मेटेलिक करेक्टर इसका ज़्यादा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसी की, उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ट्रिक दे देता हूँ। एक होता है हमारे पास बाम डिवाइडेड बाई EN इस तरीके से, ठीक है, ये ग्रुप में होता है, ग्रुप में ये लगाते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ये ए का मतलब हुआ एटॉमिक रेडियाई, एम का मतलब हुआ मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, डाउन दी ग्रुप चलने पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करता है। आपको क्या ध्यान रखना है, डाउन दी ग्रुप चलने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, डाउन दी ग्रुप चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो क्या चीज डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डाउन दी ग्रुप चलने पर डिक्रीज करती हैं। जबकि एटॉमिक रेडियाई एक ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है
जो डाउन दी ग्रुप चलने पर इंक्रीज करती है। ठीक है, ये ग्रुप का केस है। ये जीपी का मतलब ग्रुप। अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड में क्या होगा, तो देखो पीरियड्स में क्या होता है, इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है, जबकि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एटॉमिक रेडियाई मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो समझते रहो, करते रहो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछते रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।